नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और आज की पहली कहानी मध्य प्रदेश के सागर जिले की है। ये बात 2025 की है। सागर जिले में एक टीहर नाम का एक गांव है। 25 जुलाई 2025 की रात करीब 2 बजे की बात है। इसी गांव का रहने वाला जगदीश लोधी बाथरूम जाने के लिए बिस्तर से उठा तो उसे उल्टियां करने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि शायद ऊपर की मंजिल पर छोटे भाई के साथ रहने वाली उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। आवाज सुनकर नीचे की मंजिल से जगदीश जब ऊपर की मंजिल पर बने कमरे में आया तो यहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गया। उसकी मां फूलरानी, भाई मनोहर और उसके बच्चे तड़पते हुए उल्टियां कर रहे थे। जगदीश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने गांव में रहने वाले अपने भाई नंदराम को खबर दी। तो नंदराम भी आनन फानन में खेत में बने मनोहर के मकान पर पहुंच गया। उसने गांव के कुछ लोगों को फोन करके बुलाया। उनकी मदद से सभी को खुरई के अस्पताल ले जाया गया। वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर वर्षा केशरवानी ने चारों की जांच की। जांच में पता चला कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही मम्मी फूलरानी और भतीजे अनिकेत की मौत हो चुकी थी। शिवानी और उसके पापा मनोहर की हालत बहुत गंभीर थी। थोड़ी देर बाद शिवानी ने भी खुरई अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मनोहर की हालत बहुत खराब थी, इसलिए उसे जिला अस्पताल सागर भेजा गया। लेकिन रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गई। जैसे ही इसकी खबर मिली, खुरई थाने के टीआई योगेंद्र सिंह दांगी अपनी टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए। जरूरी जांच पूरी करने के बाद चारों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया और इस घटना की जानकारी उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की निगरानी में 26 जुलाई की दोपहर चारों लोगों के शव जब गांव लाए गए तो मनोहर के घर के सामने बहुत भीड़ जमा हो गई। पूरे गांव में दुख और शोक का माहौल था। पुलिस टीम जब घटना वाली जगह पहुंची तो वहां जहरीले पदार्थ की 3 खाली डिब्बियां मिली। इनमें कुल 30 गोलियां थीं। कमरे में 4 गिलास भी मिले, जिनमें घोल बनाकर गोलियां पी गई थीं। सामूहिक आत्महत्या की खबर सोशल मीडिया पर फैलते ही सागर जिले के एसपी विकास कुमार साहबाल, एसडीओपी सचिन परते खुरई शहरी थाने के टीआई योगेंद्र सिंह दांगी अपनी टीम और फोरेंसिक दल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। फोरेंसिक टीम को मनोहर के घर के कमरे में कुर्सी पर 3 सल्फास की डिब्बियां रखी हुई मिली। वहीं जमीन पर रखी एक ट्रे में चम्मच और 3 खाली गिलास भी पाए गए। इन्हें देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि इसी जहर के कारण चारों लोगों की मौत हुई। खुरई तहसील के छोटे से गांव टीहर का 45 साल का मनोहर लोधी पहले अपने पूरे परिवार के साथ पुराने घर में रहता था। मनोहर मेहनती किसान था। अपनी मेहनत से उसने 4 महीने पहले ही गांव के घर से करीब 600 मीटर दूर एक 2 मंजिला मकान बनवाया था। मकान बनते ही वह अपने परिवार के साथ वहां रहने लग गया। मनोहर 4 भाइयों और 4 बहनों में सबसे छोटा था। उसका एक भाई जगदीश लोधी मानसिक बीमारी से पीड़ित था, इसलिए वह भी मनोहर के साथ ही रहता था। मनोहर के परिवार के पास लगभग 16 एकड़ पुश्तैनी जमीन थी, जो पिताजी की मौत के बाद चारों भाइयों में बराबर बांट दी गई थी। मनोहर के अलावा उसके 2 बड़े भाई नंदराम और गोविंद लोधी भी खेती करते थे। मनोहर की मां फूलरानी भी उसी के साथ नए मकान में रहती थी। मनोहर लोधी खुद तो पढ़ाई नहीं कर पाया था, लेकिन वह अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता था। उसकी बेटी शिवानी ने इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की थी। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए मनोहर ने 2 लाख रुपए फीस जमा करके उसे सागर के एक प्राइवेट कॉलेज में दाखिला दिलाया था। उसका बेटा अनिकेत, जिसकी उम्र 16 साल थी, इसी साल 10वीं पास कर चुका था। मनोहर बहुत सीधे साधे आदमी थे और गांव में खेतीबाड़ी करते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से हाल ही में 2 मंजिला मकान बनवाया था और 4 महीने पहले ही उसमें रहने लगे थे। पढ़ाई कम होने की वजह से मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे अनिकेत से कहा कि वह परिवार की जमीन जायदाद के बंटवारे को लिख दे। अनिकेत ने अपने स्कूल बैग से कॉपी और पेन निकालकर लिखना शुरू किया। उसने लेटर में लिखा कि परिवार की संपत्ति में मनोहर की पत्नी द्रौपदी का कोई हिस्सा नहीं है। मनोहर की 4 एकड़ जमीन उनके भाइयों में बांटी जाएगी। 4 भैंसें बुआओं को दी जाएंगी और भैंसों के 2 बच्चे सबसे बड़े भाई गोविंद सिंह को मिलेंगे। दादी के गहने भी 4 बुआओं में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। लेटर में यह भी लिखा गया कि मनोहर पर किसी पर कोई कर्ज नहीं है।
उन्होंने यह भी बताया कि पापा ने मामा से 2 लाख रुपए उधार लिए थे और अब उन पर 2,40,000 रुपए चुका दिए गए हैं। साथ ही अपनी 13वीं के खर्च के लिए 1,20,000 रुपए गोदरेज की अलमारी में रखे हुए हैं। पापा के फोन पे अकाउंट में 66,000 रुपए हैं और फोन पे का पासवर्ड भी लेटर में लिखा गया। उन्होंने यह भी तय किया कि पूरी जमीन 3 भाइयों में बांटी जाएगी। जगदीश चाचा की सेवा जो करेगा उसे उसका हिस्सा मिलेगा। पूजा के बर्तन और सामग्री गांव के पंडित जी को दे दिए जाएं। मनोहर की पत्नी द्रौपदी के भाई चंद्रेश सिंह लोधी को 3 दिन पहले ही मनोहर ने फोन करके तुरंत घर बुलाया और बहन को घर ले जाने के लिए कहा। हालात को समझते हुए चंद्रेश अपनी बहन को लेकर खुरई वाले अपने घर आ गया। उसी दिन शाम को मनोहर अपने साले के घर गया। उसने मकान बनवाते समय अलग अलग समय पर करीब 2 लाख रुपए अपने साले से लिए थे, जो वह उस दिन वापस करके आ गया। मनोहर और उसकी पत्नी द्रौपदी के बीच अक्सर झगड़े होते थे, जिससे बच्चों की मानसिक स्थिति भी परेशान रहने लगी थी। कुछ दिन पहले द्रौपदी अपने मायके चली गई थी और उस दिन भी फोन पर बहस हुई थी। घर की संपत्ति का बंटवारा लिखने के कुछ ही घंटों बाद परिवार ने एक दुखद घटना का सामना किया और अपनी जान दे दी। पुलिस को जांच में ऐसा लगा कि यह नोट मनोहर और उनके बच्चों ने मिलकर लिखा है, क्योंकि इसमें कई जगह माँ, बुआ और मामा का जिक्र किया गया है। नोट में बच्चों ने अपनी मम्मी को संपत्ति से अलग रखा है, जिससे लगता है कि बच्चे अपनी मम्मी से नाराज थे। हालांकि नोट में मौत के कारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और किसी को सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। मनोहर लोधी और सुरेंद्र लोधी अच्छे दोस्त थे, लेकिन सुरेंद्र ने दोस्ती का गलत फायदा उठाकर मनोहर की पत्नी द्रौपदी को अपने नाजायज संबंध बना लिए। सुरेंद्र और द्रौपदी के रिश्तों की बातें गांव में फैलने लगी, जो मनोहर तक भी पहुंच गईं। जब मनोहर ने इस बारे में पत्नी से बात की, तो द्रौपदी कहती कि वह बेवजह शक कर रहे हैं। मनोहर का शक एक दिन सच साबित हुआ, जब उसके बच्चों ने अपनी मम्मी को सुरेंद्र के साथ देखा। बच्चों ने यह बात अपने पिता मनोहर को बता दी। कुछ दिन पहले सुरेंद्र ने द्रौपदी को नया मोबाइल फोन भी दे दिया था। घटना वाले दिन शाम को सुरेंद्र ने मनोहर को फोन किया और कहा कि तुम मुझ पर शक कर रहे थे, तो मैंने तो तुम्हारा शक सच साबित कर ही दिया। जो होना था वो हो भी गया। अब ठीक है, जब मैं गलत नहीं करता था तब तुमने मुझे गलत समझा, अब गलत कर दिया तो अब तो खुश हो। मनोहर ने इस पर कहा कि सुरेंद्र ने उसके और उसके बच्चों के साथ विश्वासघात किया और पूरे परिवार की जिंदगी कठिन बना दी। उसने कहा कि अब सुरेंद्र चाहे द्रौपदी को अपने पास रखे, उसे फर्क नहीं पड़ता, और गुस्से में कॉल काट दी। अपने पति मनोहर लोधी, सास और दोनों बच्चों की मौत की खबर पाकर द्रौपदी लोधी अपने भाई भाभी के साथ ससुराल पहुंची। जब एक ही घर से 4 अर्थियां निकलीं, तो देखने वालों की आंखें नम हो गईं। अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद खुरई थाने की पुलिस ने द्रौपदी और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि मनोहर के बचपन के दोस्त सुरेंद्र लोधी और द्रौपदी के बीच लंबे समय से संबंध थे। कई बार द्रौपदी के बच्चे और सास उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद द्रौपदी ने कभी डर या पछतावा नहीं दिखाया। परिवार के लोग जब द्रौपदी से कुछ कहते, तो वह उल्टा उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देती थी। घटना के लगभग 1 माह पहले की बात है। शाम को द्रौपदी की बेटी शिवानी कॉलेज से घर आई। दादी काम में लगी थीं और द्रौपदी कमरे में नहीं थी। शिवानी ने सोचा कि माँ शायद भैंस बांधने के स्थान पर होंगी, इसलिए वह वहीं गई। वहां उसने अपनी माँ को सुरेंद्र चाचा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा, लेकिन शिवानी ने उस समय कुछ नहीं कहा। करीब 15 दिन बाद जब शिवानी ने दूसरी बार ऐसा देखा, तो उसने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी ने बात नहीं मानी। इसके बाद शिवानी ने यह बात अपने पिता मनोहर को बता दी। मनोहर और उसकी मम्मी ने द्रौपदी को बैठाकर समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उल्टे पति व सास को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने लगी। इसके बाद मनोहर ने अपने दोस्त सुरेंद्र लोधी को भी समझाया, लेकिन उसने भी मनोहर की समाज में बदनामी करने की धमकी दी। इसके बाद मनोहर, उनकी सास और दोनों बच्चों ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। पुलिस ने जब गांव वालों और मनोहर के भाइयों से पूछताछ की, तो पता चला कि मनोहर की पत्नी द्रौपदी और मनोहर के चचेरे भाई सुरेंद्र के बीच लंबे समय से संबंध थे, और इसके बारे में मनोहर और उसके बच्चों को भी पता था। धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई और लोग परिवार पर ताने कसने लगे। यह सब मनोहर और उसके परिवार के लिए सहन करना मुश्किल हो गया, क्योंकि वे इस सामाजिक बदनामी को झेल नहीं पाए।
मनोहर और परिवार के अन्य लोगों ने कई बार द्रौपदी और सुरेंद्र को यह रिश्ता खत्म करने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने किसी की नहीं सुनी। उलटे सुरेंद्र ने द्रौपदी को धमकी दी कि अगर वह उससे मिलना बंद कर देगी तो वह पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। हैरानी की बात यह थी कि सुरेंद्र सिर्फ मनोहर का चचेरा भाई ही नहीं, बल्कि उसका करीबी दोस्त भी था, लेकिन उसने मनोहर के साथ विश्वासघात किया। पुलिस ने जांच के बाद खुरई शहर थाने में मामला दर्ज किया। द्रौपदी और उसका साथी सुरेंद्र को गिरफ्तार किया गया और खुरई न्यायालय में पेश किया गया। वहां से सुरेंद्र को खुरई जेल और द्रौपदी को सागर केंद्रीय जेल भेज दिया गया। और आज की दूसरी कहानी मुंबई की है। ये बात 2022 की है। मुंबई के आसपास ठाणे जिले के डोंबिवली इलाके में ओम साई रेजिडेंसी नाम की एक बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग में किशोर शिंदे का परिवार रहता था। परिवार में पत्नी सुप्रिया और उनका 10 साल का बेटा श्लोक था। बेटा रोजाना स्कूल जाता था। उसे लाने के लिए दोपहर में सुप्रिया स्कूल तक जाती थी। लेकिन 14 फरवरी को कुछ अजीब हुआ। शाम करीब 4:30 बजे पड़ोस में रहने वाली स्वाति ने घबराई हुई आवाज में किशोर शिंदे को फोन किया। सुप्रिया घर पर नहीं है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। मैं घर तक गई थी, दरवाजा बंद मिला। श्लोक का स्कूल बैग बाहर बरामदे में पड़ा है, आप जल्दी आ जाइए। यह सुनकर शिंदे का मन और बेचैन हो गया। उन्होंने तुरंत सुप्रिया को फोन मिलाया, लेकिन फोन बंद था। चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने एक पड़ोसी दोस्त को भी घर जाकर देखने के लिए कहा। थोड़ी देर में दोस्त ने भी आकर वही बताया जो स्वाति ने कहा था। बेचैन शिंदे ने ऑफिस का बचा काम जैसे तैसे निपटाया और शाम 7 बजे तक घर पहुंच गए। घर का दरवाजा भीतर से बंद था। इस बीच बेटा श्लोक भी खेलकर ग्राउंड से लौट आया था। बरामदे में कुछ पड़ोसी खड़े थे। सभी के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। आमतौर पर सुप्रिया घर से बाहर जाती थी तो चाबी पड़ोस में छोड़ जाती थी, लेकिन उस दिन उसने ऐसा नहीं किया था। यही बात सबको और खटक रही थी। आखिर सुप्रिया कहाँ चली गई? शिंदे ने अपने बैग से एक्स्ट्रा चाबी निकाली और मेन डोर का इंटरलॉक खोला। दरवाजा खुलते ही वह कुछ लोगों के साथ कमरे में दाखिल हुए। भीतर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। लाइटें जल रही थीं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कोई मौजूद हो। कुछ पल वे ठिठक कर कमरे में खड़े रहे। उनकी आंखें बेचैनी से सुप्रिया को तलाश रही थीं। उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया, आज सुप्रिया से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। यह सुनकर शिंदे के दिल में शक की लकीरें गहरी हो गईं। मामला उन्हें संदिग्ध लगा। उन्होंने समय गंवाना ठीक नहीं समझा और तुरंत अपने खास दोस्तों के साथ डोंबिवली मानपाड़ा पुलिस थाने पहुंच गए। वहां थाना प्रभारी को पूरी बात बताकर सुप्रिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इधर शिंदे के घर पर खड़े कुछ पड़ोसियों की नजर अचानक एक सोफे पर टिक गई। ऐसा लग रहा था मानो उसे खिसकाकर फिर से उसी जगह पर रखा गया हो। जमीन पर बने ताजा निशानों से यह साफ झलक रहा था। लोगों को यह बात अजीब लगी, क्योंकि सुप्रिया तो हमेशा सोफे को दीवार से थोड़ा हटाकर रखती थी ताकि दीवार पर निशान न पड़े। लेकिन उस दिन सोफा पूरी तरह दीवार से सटा हुआ था। जमीन पर भी ऐसे धब्बे थे, जैसे किसी ने जल्दबाजी में अधूरी सफाई की हो। शक गहराया तो एक पड़ोसी ने सोफा खींचकर देखने की कोशिश की, लेकिन वह असामान्य रूप से भारी लग रहा था, जबकि वह बेड कम सोफा सामान्यतः आसानी से खिसक जाता था। ऊपर से कपड़ा भी गीला नजर आ रहा था। 2 लोगों ने मिलकर जोर लगाया। जैसे ही सोफा थोड़ा खिसका, उसका निचला हिस्सा अचानक बाहर की ओर सरक आया और वह नजारा देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। सोफे के भीतर सुप्रिया बेजान ठूंस दी गई थी। उसके पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे। सिर आगे को झुका था और गर्दन टेढ़ी पड़ी थी। चेहरा आधा ही दिखाई दे रहा था। यह मंजर इतना भयावह था कि कमरे में मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए। सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। संयोग से उस समय शिंदे भी वहीं मौजूद थे। गुमशुदगी के रूप में जिस सुप्रिया की तलाश की जा रही थी, उसी का शव अब उसके घर से मिलने की खबर पुलिस तक पहुंच चुकी थी। केवल 10 मिनट में ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। टीम में सीनियर इंस्पेक्टर शेखर बागड़े, इंस्पेक्टर अनिल पडवल, एपीआई मनीषा जोशी और अविनाश वनवे शामिल थे। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सोफे से सुप्रिया की लाश बाहर निकाली गई। उसके सिर पर चोट के गहरे निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तत्काल फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। घटनास्थल की प्रारंभिक जांच पड़ताल पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की जानकारी एडिशनल पुलिस कमिश्नर
पूर्वी क्षेत्रीय संभाग, कल्याण के दत्तात्रेय कराले, डीसीपी सचिन गंजाल और डोंबिवली डिवीजन के एसीपी मोरे तक भी पहुंचा दी गई। सुप्रिया की लाश को पोस्टमार्टम भेजने से पहले पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से पड़ताल की। शुरुआती जांच में कई बातें सामने आईं, जिन्होंने हत्या की ओर इशारा किया। सुप्रिया के सिर पर गहरी चोट थी और वहीं खून फैला हुआ दिखाई दिया। उसकी गर्दन नायलॉन की रस्सी और केबल से बंधी हुई थी। गर्दन पर बने छिलने जैसे निशान साफ बता रहे थे कि उसे जोर से दबाया गया था। घर के कमरे को खंगालने पर पुलिस ने पाया कि सोफा अपनी जगह से हटाया गया था। जमीन पर खून के धब्बों को साफ करने की कोशिश की गई थी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में सबूत मिटाने की कोशिश की हो। अपराधी ने सावधानी बरती थी कि उसके खिलाफ कोई सीधा निशान न बचे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि घर का दरवाजा भीतर से बंद था। इसका सीधा मतलब था कि वारदात के बाद अपराधी आराम से दरवाजा बंद कर बाहर निकल गया। यह बात साफ हो चुकी थी कि हत्यारा घर की स्थिति और व्यवस्थाओं से अच्छी तरह वाकिफ था। यानी यह किसी अनजान का काम नहीं, बल्कि कोई ऐसा था जिसे घर और सुप्रिया दोनों की गहरी जानकारी थी। पुलिस ने सबसे पहले 37 साल के किशोर शिंदे से पूछताछ की। शिंदे ने बताया कि वो असल में सतारा जिले के कराड़ तहसील के रहने वाले हैं। 12 साल पहले उनकी शादी सुप्रिया से हुई थी। अभी पिछले साल ही वो लोग इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। इससे पहले पास में ही किराए के एक छोटे कमरे में रहते थे। शिंदे ने कहा कि उनका यहाँ किसी से कोई झगड़ा विवाद नहीं था। सुप्रिया पढ़ी लिखी थी, मिलनसार स्वभाव की, पड़ोसियों से सबके अच्छे रिश्ते थे। चूंकि शिंदे अक्सर ड्यूटी से देर रात घर आते थे, तो ज्यादातर घर की जिम्मेदारी सुप्रिया ही संभालती थी। पुलिस को अब यह समझना था कि घर में वारदात करने वाला आया कैसे। इसीलिए कॉलोनी और बिल्डिंग के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई गई, ताकि देखा जा सके कि उस दिन कौन आया गया था। इसी बीच बिल्डिंग के ही एक शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने सुप्रिया के घर के बाहर एक जोड़ी चप्पलें देखी थीं। उसका कहना था कि शिंदे परिवार के लोग हमेशा अपनी चप्पलें बरामदे के कोने में रखे स्टैंड पर रखते थे, लेकिन उस दिन चप्पलें स्टैंड पर न होकर सीधे बाहर पड़ी थीं। इसका मतलब साफ था कि घर के अंदर कोई बाहर का आदमी आया था। ये बात पुलिस के लिए काफी अहम थी, खासकर इसलिए क्योंकि गवाही देने वाले ने बताया कि उसने ये चप्पलें दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच देखी थीं। पुलिस ने उसकी मदद से अलग अलग तरह की चप्पलों की तस्वीरें दिखाईं। उसने ध्यान से देखकर पहचान ली कि शिंदे के घर के बाहर जोड़ी किस तरह की थी। इतना ही नहीं, उसने यह भी बताया कि ऐसी चप्पलें इस इलाके में एक खास व्यक्ति ही पहनता है। जांच के दौरान पुलिस ने देखा कि थाने में वही युवक भी आया था, जिसने शिंदे को सुप्रिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने में मदद की थी। और हाँ, उसके पैरों में वही चप्पलें थीं, जो पहले शिंदे के घर के बाहर देखी गई थीं। शिंदे से जब पुलिस ने पूछा कि यह कौन है, तो पता चला कि उसका नाम विशाल है। वह शिंदे की बिल्डिंग से थोड़ी दूर ही रहता है और पहले भी 2-3 बार शिंदे के घर आया था। तुरंत उसे पूछताछ के लिए थाने बुला लिया गया। शुरुआत में विशाल ने अपना नाम नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि वही शिंदे से कहकर सुप्रिया की गुमशुदगी की शिकायत लिखवाने आया था। पुलिस ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि सुप्रिया गायब है? यह सवाल सुनकर वह कुछ पल चुप रहा। पुलिस ने उसे डांटते हुए पूरा नाम और पता पूछा। तब उसने अपना नाम बताया, विशाल भाऊ भाट। और फिर जो कहानी उसने सुप्रिया हत्याकांड के बारे में बताई, वह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल 27 साल का विशाल मुरवाड़ी तहसील के घावसड़ी गांव का रहने वाला था। उसके माता पिता और भाई बहन गांव में ही रहते थे। ओम रेजिडेंसी के इलाके में वह किराए के कमरे में रहता था। नवी मुंबई में उसकी प्राइवेट नौकरी थी। वह अपने कुछ बुरे शौकों के लिए भी जाना जाता था। मोहल्ले की लड़कियों और औरतों पर उसकी नजर हमेशा रहती थी। उन्हें कामुक निगाहों से देखता और मौका ढूंढता कि किसी तरह उनसे संपर्क बना सके। पुलिस को विशाल ने बताया कि नवी मुंबई में उसकी एक प्रेमिका भी थी, जो दूसरे शहर की रहने वाली थी। पिछले 3 महीने से वह घर चली गई थी और वापस नहीं आई। उसे याद करके विशाल की रातें अकेलेपन में गुजरती थीं। वह अक्सर अपनी ख्यालों में खोया रहता था। इसी दौरान उसकी नज़र सुप्रिया पर पड़ी। विशाल कई दिनों से सुप्रिया की हर दिन की आदतों और गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था। वह पूरी तरह बेचैन हो गया था, क्योंकि अकेले में सुप्रिया से मिलने का मन था। अचानक उसे मौका मिल गया। एक दिन सुप्रिया मैगजीन की दुकान पर पुरानी सरिता और गृह शोभा पत्रिकाओं की तलाश कर रही थी। दुकानदार के पास वे नहीं थी और उसी समय विशाल भी वहीं था।
विशाल ने झट से कहा कि उसे पता है ये पत्रिकाएं कहाँ मिल सकती हैं। वह जगह नवी मुंबई में थी, वहीं जहां वह काम करता था। सुप्रिया ने उसकी बात पर भरोसा कर दिया और उसे उन पत्रिकाओं के नंबर की लिस्ट दे दी जिनकी उसे जरूरत थी। साथ ही कहा कि जो भी मिल जाए वह ले आए। और यह बात 12 फरवरी 2022 की थी। विशाल 14 फरवरी 2022 की दोपहर को किताबों का एक पैकेट लेकर सुप्रिया के घर पहुंच गया। कालबेल की आवाज सुनकर सुप्रिया ने दरवाजा खोला। वह अलसाई हुई लग रही थी और अपना दुपट्टा संभालते हुए बाहर आई। बरामदे में विशाल खड़ा था। विशाल ने पैकेट सुप्रिया को थमाया, जिसमें वह सारी मैगजीनें थीं जिनकी सुप्रिया को तलाश थी। उसने पैकेट लेने के बाद विशाल को अंदर बुलाया। सुप्रिया ने विशाल को सोफे पर बैठने के लिए कहा और पानी लाने चली गई। कुछ ही पलों में वह पानी का गिलास ले आई। विशाल धीरे धीरे पानी पीने लगा, जबकि सुप्रिया मैगजीन का पैकेट खोलने लगी। पैकेट खुलते ही सुप्रिया चौंक गई और कुछ पत्रिकाएं उसके हाथ से जमीन पर गिर गईं। पता चला कि विशाल ने सरिता और गृह शोभा की बजाय अश्लील मैगजीनें पैकेट में रख दी थीं। सुप्रिया को यह देखकर गुस्सा आ गया। वह विशाल को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन विशाल ने मौका पाकर सुप्रिया का हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। विशाल के बदले हुए तेवर और अचानक हमला देखकर सुप्रिया पूरी तरह हैरान रह गई। वह उसके ऊपर गिर पड़ी। पास रखा कांच का गिलास टूट गया और पानी फैल गया। सुप्रिया ने विशाल को धकेलते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़े उसके पैर में चुभ गए और खून बहने लगा। वह दौड़ते हुए दूसरे कमरे में भागी। उसने सुप्रिया को फिर से पकड़ने की कोशिश की और वह बचते बचाते भी उसकी पकड़ में आ गई। अंततः उसकी गर्दन विशाल की पकड़ में फंस गई। विशाल ने सुप्रिया को काबू में करने के लिए अपनी जेब में रखी नायलॉन की रस्सी गले में फंसा दी। दोनों हाथों से रस्सी कसते ही सुप्रिया जल्दी ही बेजान हो गई और गिर पड़ी। उसी हालत में उसने उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ की। धीरे धीरे सुप्रिया की सांसें थम गईं। यह देखकर विशाल घबरा गया और जल्दबाजी में अपने बचाव का रास्ता निकालने लगा। उसने देखा कि हाथापाई सोफे पर हो रही थी। दिमाग में एक विचार आया और उसने तुरंत सोफे को खोला। सुप्रिया का शरीर उसके अंदर ठूंस दिया। सोफे को पहले की तरह ठीक से लगा दिया, लेकिन भूल गया कि सोफा पहले दीवार से थोड़ा हटाकर रखा गया था। फर्श पर बिखरे पानी और सुप्रिया के खून के कुछ निशान साफ करने के बाद उसने गेट की चाबी ढूंढी। वह उसे किचन में फ्रिज के ऊपर रखी मिली। वारदात को अंजाम देने के बाद विशाल अपने कमरे में लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खुद को बचाने के लिए वह डोंबिवली थाने भी गया और किशोर शिंदे का दोस्त होने का ढोंग करने लगा, लेकिन उसकी ही चप्पलों ने उसका सच सबके सामने ला दिया। पुलिस ने विशाल भाऊ-भाट से विस्तार से पूछताछ की। सबूत और उसकी गवाही के बाद उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि अपराध कितना भी चालाकी से क्यों न किया जाए, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। गलत नीयत और बुरी आदतें इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती हैं। इसलिए हमेशा अच्छे संस्कार, सही सोच और ईमानदारी के साथ जीवन जीना चाहिए। दूसरों की इज्जत करना और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देना हर इंसान का कर्तव्य है। गलत रास्ता चुनने वाला चाहे कितनी भी चालें चले, कानून से बच नहीं सकता। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।